क्या आपको 3 साल की सजा कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी करवा सकता है किसी भी कोर्ट में ले जाके? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। ना ही पैसे हैं तो लीगल तरीके से, कानूनी रूप से गासा लगाने की निंजा टेक्निक सीख लें। अपने डॉक्टर अपने आप ना बने, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो खुद का बाजे। साथियों, सबसे पहले जो बार बार बताता हूँ, हजारों बार बता चुका हूँ कि हमारे देश में लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे दिलवाने का। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके घर पुलिस को नहीं भेज सकता, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है, पुलिस वाला नहीं है, वो चवन्नी छाप उठाई रही पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है आपको। बेसिक बात समझ लें, हमारे देश में सिर्फ 2 तरह के केस होते हैं कोर्ट में, सिविल का, क्रिमिनल, दीवानी का, फौजदारी का। कोई भी क्रिमिनल केस हो तो उसमें बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है, चाहे वो सबसे छोटा केस है या सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा केस 302 का था आईपीसी और सीआरपीसी में, अब उसकी धारा बीएनएस में चेंज हो चुकी है। मर्डर की धारा जो 302 थी, आज की डेट में कोई किसी का मर्डर करेगा, किसी की हत्या करेगा, उस पे धारा 103 लगेगी बीएनएस के अकॉर्डिंग। 302 का अस्तित्व खत्म हो गया हमारे देश में से। अटेम्प्ट टू मर्डर जो पहले 307 थी, उसका नंबर 109 हो गया। अब चाहे सबसे छोटा अपराध है या सबसे बड़ा क्राइम है, उसमें बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। बीच में 50 तरह के केस होते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। मतलब नेचर जो है 2 ही तरह का होता है केस का हमारे देश में, या क्रिमिनल या सिविल। सिविल के केस में कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जमानत नहीं करवानी पड़ती, ना ही जब कोई आदमी केस हार जाता है तो उसको जेल का प्रावधान नहीं है। उसमें फाइनेंशियल लॉस होता है, उसमें हर तारीख पे पेश होने की जरूरत नहीं होती। आपका वकील साहब पेश हो जाते हैं, एक बार पेश होना पड़ता है जब आपकी गवाही होती है। क्रिमिनल केस किसी का आदमी के ऊपर रजिस्टर्ड है, उसको हर तारीख पे पेश होना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो जेल में जाएगा, उसकी तारीख टूट जाएगी, फिर नहीं जाएगा, फिर तारीख टूट जाएगी, फिर उसकी जमानत ही जब्त हो जाएगी, उसकी जमानत ही टूट जाएगी, उसको दोबारा फिर जमानत करवानी पड़ेगी। ये नियम है, ये लॉ है, ये कानून है हमारे देश का। अब लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में अगर कंसीडर होता तो विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये 10,000 करोड़, 13,000 करोड़ रुपए लेके आराम से देश से बाहर चले गए। ठीक है, वो बिजनेस क्लास में बैठ के गए, लेकिन चले तो गए, किसी ने रोका तो नहीं उनको, रेड कॉर्नर नोटिस तो नहीं जारी होया। फॉर एग्जाम्पल, आज से लगभग 5 साल पहले विकास दुबे नाम का एक बदमाश था, वो सारे देश ने देखा, नेट पे भी देखा, टीवी में भी देखा, अखबारों में भी आई उसकी न्यूज। उसने पुलिस वालों को मार दिया, डीएसपी साहब को मार दिया, और भी काफी पुलिस वालों को मार दिया। उसके बाद वो वहां से भाग गया, फरार हो गया। अब सवाल ये आता है, वो दूसरे देश में क्यों नहीं भाग गया भाई? क्या उसके पास पैसे नहीं थे क्या टिकट लेने के? अरे सैकड़ों करोड़ रुपए का मालिक था। सारी सोशल मीडिया बता रही है कि उसने बहुत सी कॉलोनियां काट रखी थी, और उसके पास उस टाइम पैसे नहीं थे। किसी को फोन करता अपने चेले को 2 लाख 5 लाख रुपए जी भी दे देता, वो टिकट बुक कर सकता था, जा सकता था, उसके पास पासपोर्ट भी था, वीजा तो बहुत सी कंट्री तो ऐसी है वहां ऑन अराइवल वीजा है, वीजे की जरूरत ही नहीं। अरे नेपाल तो नहीं चले जाता यार है, और थाईलैंड चले जाता, या और बहुत सी कंट्री है, भूटान चले जाता, तो वहां कौन कह रहा है उसको वीजा लगवा के आ भाई अपना। तो वो क्यों नहीं गया, क्यों नहीं वो फ्लाइट में बैठा? उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया भाई। जैसे ही वो एयरपोर्ट में एंट्री करने की कोशिश करेगा, तुरंत प्रभाव को उसको सीआईएसएफ खड़ी रहती है वहां मिलिट्री की, तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। इसीलिए वो नहीं गया। अब क्यों नहीं उसको देश से बाहर जाने दिया गया? क्योंकि उसने क्राइम किया था, अपराध किया था, उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो गया था। अब विजय माल्या, मेहुल चौकसी और बहुत से आदमी चले गए,
अगर उन्होंने भी क्राइम किया होता तो वो देश से बाहर कैसे जाते? उनका भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाता, सर्च वारंट इशू हो जाता, उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता है। इट्स शो, इस बात से पता लगता है कि अगर वो क्राइम किया होता तो देश को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो साथियों, अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां से हमारे एक क्लाइंट हमारे साथ जुड़े। अभी मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, शायद अभी वो देख भी रहे होंगे लाइव में मेरे को। उनको चवन्नी छापों ने इतना ज्यादा प्रेशर में ले रखा है, इतना ज्यादा मानसिक तनाव में ले रखा है। ये आदमी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और गजेटेड ऑफिसर है। ये ट्रैप में फंस गए क्रिप्टो करेंसी के। भाई पैसा जो है 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का बुरा टाइम आता है तो उसका दिमाग भी उल्टा चलना शुरू कर देता है। हालांकि ये गजेटेड ऑफिसर है नागौर के अंदर, पर जब कोई आदमी का बुरा टाइम आता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। वो लोन करवा के, और बहुत से लोन करवा के डीएसए के थ्रू वो लगभग 3 करोड़ रुपए उसमें हार गए। अब वो आदमी फरारी हो गया। वो तो हार जो चाहे जीत जो, क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है हमारे देश में, कानूनी रूप से सही नहीं है। अब सवाल यह है कि भाई बैंक एनबीएफसी कंपनी ने तो उससे पैसे लेने हैं और उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। भाई ये जॉब चली जाएगी, जेल हो जाएगी, 3 साल की जेल हो जाएगी। वो आदमी नींद की गोलियां भी खा रहा है, तब भी उसको नींद नहीं आ रही है। अब किसी ने उसको हमारा रेफरेंस दिया होगा, उसके किसी यार प्यारे रिश्तेदार ने, फिर उसने हमारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे। अरे यूट्यूब पर तो 4,500 वीडियो डल रही भाई, सारी लोन से रिलेटेड है। फिर उसने फीस पेमेंट करके हमारी टीम से संपर्क किया, फीस पेमेंट की, तब उन्हें अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको डिसेंट एडवाइस दी, उनको बताया कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से कभी भी जेल नहीं होती। जब भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, कोर्ट की अवमानना करेंगे, तब जेल का प्रावधान है। अब डायरेक्ट कोर्ट और बैंक आपस में तो जुड़ नहीं रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपसे करवाएंगे कैसे? भाई इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस कर दिया, कोर्ट से समन इशू हो रहा है, आप जा ही नहीं रहे हैं। फिर दोबारा इशू हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया, गैर जमानती, नाम से ही पता लग रहा है जा ही नहीं रहे हैं। यह आपने समन ले लिया, आप जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। भाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और फिर भी नहीं जा रहे हैं, नॉन अवेलेबल भी हो गया, पुलिस अरेस्ट करने आएगी, और फिर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहे हैं, तो पीओ घोषित कर दिया जाएगा, घोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, फिर उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ेगा जहां पे। तो कहने का भाव यह है, जैसे पहले हम छोटे थे, स्टोरी पढ़ते थे, नीचे होता था मोरल ऑफ द स्टोरी। हिंदी में जो कहानी पढ़ते थे, नीचे लिखा रहता था कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से पढ़ने से आपको शिक्षा क्या मिलती है। ऐसे शिक्षा ये मिलती है कि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने से ना तो आज तक किसी को जेल हुई, ना हो सकती। हाँ, इन्होंने चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस कर दिया, वो राइट्स हैं, वो अधिकार है इनके, कर सकते हैं। अगर इन्होंने वो केस कर दिया और आप जाके वहां बेल नहीं करवा रहे, लोग हमारे पास कुछ ऐसे भी आते हैं कमेंट, सर मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैं आपको फीस पेमेंट कर दूं, आप उसका रिप्लाई कर दो। अब उसका रिप्लाई नहीं होता भाई, वो कोर्ट से समन, मतलब जज साहब के ऑर्डर हैं, वो आदेश हैं, उसको मानना पड़ेगा। निया को कुछ लिख के दे दिया, किसी वकील साहब को फीस दे दिया और वो लिख के दे दिया, और बेवकूफ बनने वाली बात है। वहां जाके बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सीखना चाहते हैं, फिर आपका लोन 10 करोड़ का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, 4 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से देख रहे हैं, सीपी में, कनाट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है। पंजाब से देख रहे हैं, लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं, गोरेगांव, गुजरात से देख रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा भी। इसके अलावा
अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर है उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है टेलीफोनिक एडवाइस लेने के लिए या भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लाइव खत्म होने के बाद मेरी टीम आपके पास फोन बुला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा और लीगल तरीके से कानूनी रूप से गस्सा लगाने की निंजा टेक्निक सिखा दी जाएगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे,